अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने मल्टीमीडिया कंटेंट के अंदर मल्टीमीडिया डिज़ाइन के अंदर पहला टॉपिक जो था जिसको मल्टीमीडिया डिज़ाइन के नाम से मैंने रेफ़र किया है, इसके अंदर मल्टीमीडिया लर्निंग की एक वीडियो है। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आप लोगों ने देखनी है स्पेशली, और इसके अंदर से हम पोस्ट कैस्ट जो क्विज़ है उसमें भी कुछ इंक्लूजन करेंगे। देन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। कॉग्निटिव ओवरलोड क्या होता है? कॉग्निटिव ओवरलोड बेसिकली ये होता है कि जब हम एक स्लाइड के ऊपर मल्टीपल इंफॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और जो उसको साथ मोस्टली एक लेक्चर के अंदर कवर भी करते हैं। तीसरा जुल्म ये होता है, तो वो बेसिकली स्टूडेंट को अब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है, और वो बेसिकली इसी उसमें डिसाइड करने में लगा रहता है कि मैंने बेसिकली किसको प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को मेरे पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो ये कॉग्निटिव ओवरलोड है, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर रेफर भी करूँगा। बेसिकली ऑडियो फेल नंबर 1 क्या है? मैंडेटरी ऑडियो नरेशन दैट रिपीट्स एवरी वर्ड ऑन द स्क्रीन। आप अगर इसको मज़ीद सोर्स को पढ़ेंगे तो ये आपको बेसिकली बताएगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा कि कैसे आप अपने कोर्स को शॉर्ट और कंसाइज रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस कोर्स के अंदर भी स्लाइड देखेंगे तो वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताई जाए, वो मैंने उसके ऊपर लिखी है स्लाइड के अंदर। हमारी स्लाइड्स और इन स्लाइड्स को कंपैरिजन करें, क्योंकि मोर और लेस आपके पूरे लेक्चर के अंदर से अगर उसके अंदर कॉग्निटिव ओवरलोडिंग है तो स्टूडेंट को एक या दो बातें याद रहती हैं। तो हमने बेसिकली अगर मोस्टली जो वर्स्ट केस होता है कि आप पीपीटी स्लाइड्स को जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उससे अच्छा ये है कि आप ऑडियो नरेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं और वो हर वर्ड को स्क्रीन से बेसिकली पढ़ के आपको सुना भी सकते हैं। तो अब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि वेबिनार में कवर करना चाह रहा हूँ, और जो बेसिकली है वो क्या है कि यूज़ अ कंसिस्टेंट थीम, कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी ओवरऑल एक कंसिस्टेंट थीम होनी चाहिए। कंसिस्टेंट थीम से मुराद ये है कि ऐसा नहीं कि कलर्स बहुत ज़्यादा कैची हों या क्लासी हों। उसका मकसद ये है कि जिस फॉर्मल टाइटल आप अपने प्रेजेंटेशन के जो टाइटल्स हैं वो एक ही तरह के हों। टाइटल्स की फ़ॉन्ट्स जिस कलर के अंदर हैं, जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहा है, जो साइज़ यूज़ हो रहा है, वो ऑल अक्रॉस द प्रेजेंटेशन सेम हो। इसी तरह जो बुलेटिन है वो सेम हो। जो आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, उसका फ़ॉन्ट, उसका साइज़, उसकी स्टाइल जो है वो बेसिकली अक्रॉस द प्रेजेंटेशन सेम हो। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स छोड़ता है जो लर्नर है उसके ऊपर। अगर एक चीज़ रीडेबल नहीं है तो वो अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगी। वो अगर रीडेबल कम है तो वो उसको जो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एफर्ट्स लगनी है वो कम लगेंगी और रीडेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा लगेगी। तो आपने कलर कम्बिनेशन के लिए आप गूगल करेंगे कलर सर्कल, ठीक है, कलर सर्कल कर रहे हैं आप, तो आपको पता लगेगा कि इफेक्टिव कलर्स कौन कौन से होते हैं, किस कलर के साथ कौन सा कलर उठता है। यानी कि कलर सर्कल और ये कलर व्हील भी इसको कहते हैं। ये देखें, ये बेसिकली क्रॉस कलर्स आपको बता रहा है कि कौन से कलर्स के साथ कौन से कलर्स उठते हैं, ठीक है जी। फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये आपको कलर थ्योरी सारी समझा देंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द केस अगर आप देखें तो जैसे येलो का और ब्लू का कम्बिनेशन बहुत अच्छा उठता है, ब्लू और वाइट का कम्बिनेशन बहुत उठता है। इसी तरह तो आपने बेसिकली कंसिस्टेंट थीम बताने का मकसद ये है कि ऑल अक्रॉस द प्रेजेंटेशन आपकी जो कंटेंट की थीम है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि
स्टूडेंट ये एट द ओवरऑल क्या चीज़ इन्हांस करेगा, आपकी जो कंटेंट है इसकी रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी इन्हांस होने से क्या फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को उसके ऊपर एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी कि ये व्हाट्सएप पैराग्राफ है, ये बुलेट है, ये कुछ अगर आपने डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ रख रहे हैं तो आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट को पता होगा ये टीचर जब डबल कोट के अंदर स्टेटमेंट को लिखता है, ये बोल्ड करके लिखता है, तो व्हाट डज इट मीन कि ये चीज़ आई वांट माय स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी ये चीज़ जो है ये प्रोमिनेंट है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या ये स्टेटमेंट जो ये कंसेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने कंसिस्टेंट थीम को फॉलो करना है। अगेन कलर कम्बिनेशन इज अगेन गुड सिलेक्शन फॉर इंक्रीजिंग रीडेबिलिटी। देन मेक इट रीडेबल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। अच्छा, होता यूँ है कि जब आप अपने मल्टीमीडिया अपने पीसी के ऊपर कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे, वो प्रोजेक्टर के ऊपर डिफरेंट होती है। तो बेसिकली फ़ॉन्ट का टेक्स्ट साइज़ और फ़ॉन्ट की रीडेबिलिटी, यानी फ़ॉन्ट इटसेल्फ, जैसे कैलिबरी फ़ॉन्ट, वर्डना फ़ॉन्ट जो है, ये दोनों बहुत अच्छे रीडेबल फ़ॉन्ट्स हैं। अच्छा, सेकेंडली उसका साइज़, यानी कि आपका ऐसा ना हो कि आपके अगेन वही बात आई थी कि बच्चों को रीडेबिलिटी के अंदर इशू आ रहा हो, यानी कि लास्ट जो बच्चा बैठा है वो भी इतना रीडेबल हो उसके लिए जितना कंटेंट आपकी जो कंटेंट आपके फ्रंट रो से पढ़ा जा रहा है वो लास्ट से भी उतना ही पढ़ा जाए। देन गेट योर ऑडियंस टू बी ऑन द सेम पेज एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा, अब ये तस्वीर क्या शो कर रही है, बेसिकली अगर सेशन होता तो मैं आप लोगों से आपको मैं बताता। अब बेसिकली ये कुक करना चाह रहे हैं, क्या कुक करना चाह रहे हैं, पास्ता कुक करना चाह रहे हैं, और पास्ता कुक करने का ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब अगर इस चीज़ को हम नरेशन में या टेक्स्ट में लेके जाएं और हम पहले कंटेक्स्ट बिल्ड करें कि पोटैटोज़ होते हैं, पोटैटोज़ जो हैं वो बेसिकली सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और एक यानी कि इररियलिस्टिक या अननेसेसरी जो कंटेक्स्ट है वो अवॉइड करना चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर। और जो आपकी ऑडियंस है उसको आपने सेम पेज पे कैसे लेकर आना होता है कि आप उसके मल्टीपल ट्रिक्स हैं। आप कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस में डिफ़र है, ओपिनियन का डिफ़र है या लेवल का फ़र्क है, तो आप उसको सेम पेज पे लेकर आते हैं एज सुन एज पॉसिबल। यानी पहली स्लाइड के अंदर आप नहीं ला सकते, दूसरी स्लाइड को, तीसरी स्लाइड पे उसको एक पेज पर होना चाहिए तमाम ऑडियंस को। देन आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जैसे ये सारी घर की लाइट्स ऑफ हैं और ये जो नरेशन लिखी हुई है ये पता लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आपने प्रोमिनेंट करना है, बाकी को आप बैकग्राउंड पे या ब्लर करें, या आपकी प्रेजेंटेशन में पता होना चाहिए बच्चे को, लर्नर को, कि ऑटोमेटिकली दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने याद रखनी है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली कंसेप्ट है। और आमतौर पे हम कॉग्निटिव ओवरलोड की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही स्लाइड के ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा मैसिव कंटेंट डाल देते हैं, और सेकेंडली हम ये गलती करते हैं कि डाइवर्सिफाइड किस्म का कंटेंट होता है। तो एक जो स्लाइड है उसके ऊपर एक स्टोरी होनी चाहिए, एक कंसेप्ट होना चाहिए। हाँ, रिकमेंडेड होता है 4 बुलेट से ज़्यादा नहीं जाएं आप अगर बुलेट्स में जा रहे हैं, लेकिन मल्टीपल स्लाइड्स पे एक कंसेप्ट आप लेके जा सकते हैं, बट ऐसा ना करें, कभी भी ना करें कि एक स्लाइड के ऊपर आप 2 या 3 कंसेप्ट्स को एलेबरेट करें। अच्छा, लीव द फायरवर्क्स फॉर डिज्नी, मीन आपको नहीं ज़रूरत कि आप उसके ऊपर फूल बूटे लगाएं और उसकी बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है वो एफर्ट है वो आप इस पे लगाएं कि उसको आप सजाने की कोशिश करें। आपको बहुत से टूल्स जैसे जेनियल है ये हेल्प कर देते हैं आमतौर पे, लेकिन अगेन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि ये डिज़ाइन वगैरह। अच्छा, व्हेन इन डाउट डंप इट, व्हाट डज इट मीन, कि जब आपको लगता है कि